उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोहाली स्थित नाबी के उन्नत उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, उद्यमिता और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर बनेगा विकसित भारत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश के युवाओं से की अपील, गलत तरीकों से विदेश जाने की सोच छोड़कर अपने राज्य को देश में अग्रणी बनाने के लिए करें मेहनत। और पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने शिक्षा विभाग को दिए निर्देश। कहा, विद्यार्थियों के लिए विधानसभा के दौरे की करें उचित व्यवस्था। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मोहाली स्थित नाबी के उन्नत उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आहार, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर संवाद सत्र आयोजित हो रहे हैं। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत अब सपना नहीं बल्कि हमारा लक्ष्य है। देश की आत्मा गांव में बसती है और निवेश तथा अवसरों का लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पिछले एक दशक में आर्थिक विकास और जन केंद्रित नीतियों के साथ तेजी से आगे बढ़ा है। नाबी जैसे उन्नत संस्थानों को भारत मां को पोषित करने वाली नीतियों को फलने फूलने में अपनी अहम भूमिका अदा करनी होगी। नाबी जैसे संस्थान युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें प्रेरित करें। This institute in particular is critical to the development of the nation, Bharat, home to 1/6 of humanity. It is connected primarily to rural agro-base, and that is quintessence for rise of Bharat. भारत आत्मा गांव में रहती है। कृषि का योगदान अभूतपूर्व है। विकसित भारत का रास्ता गांव से निकलता है। विकसित भारत आज सपना नहीं है, विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता गांव से होकर गुजरता है और गांव को फिर से आत्मनिर्भर बनाना होगा। एक विकसित राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय में 8 गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए और ऐसा तब होगा जब एक बड़ी आबादी की विकास भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उद्यमिता और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना विकास को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर कौशल विकास पर है। कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने से सतत समाज के निर्माण और पोषक आहार की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। That you don't need anybody's help. You only have to know your inner strength to change your economy to a very high level. Form small groups, market your product at a price of your choice you can. But by and large, I see farm produce is sold when it is not farmers' market, it is buyers' market. Government provides facilities to hold on to the stock. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन किया। कपड़ा जगत के इस बड़े आयोजन में 120 से अधिक देशों के लोग भागीदारी कर रहे हैं। इस मौके पर एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री ने वहां उपलब्ध उत्पादों के बारे में जानकारी भी ली। पीएम ने प्रदर्शकों से संवाद किया और उन्हें कई अहम सुझाव भी दिए। कपड़ा उद्योग से जुड़े इस सबसे बड़े मंच को संबोधित करते हुए पीएम ने बीते एक दशक में टेक्सटाइल क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। पिछले वर्ष भारत के टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट्स में 7% की बढ़ोतरी हुई है। आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है
2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। पीएम ने कहा कि टेक्सटाइल देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग में ये सेक्टर 11% का योगदान दे रहा है। पीएम ने कहा कि फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। ये मिशन किसान, बुनकर, डिजाइनर और व्यापारी के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। इस साल के बजट में एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव करके इसका विस्तार किया गया है। साथ ही क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, जिसमें 80% योगदान हमारे एमएसएमई का ही है, उसको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। पीएम ने टेक्सटाइल रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों में भारत के लिए उपलब्ध संभावनाओं को भी रेखांकित किया। पीएम ने एआई सहित नवीन तकनीक के समावेश से इस सेक्टर के भविष्य को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हाथ के हुनर को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश के युवाओं से अपील की कि वे अमेरिका से गैर कानूनी प्रवासियों की वापसी से सबक लें और गलत तरीकों से विदेश जाने की सोच छोड़कर अपने राज्य को देश में अग्रणी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। कल लुधियाना के घुंघराली में एक टूर्नामेंट के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पवित्र धरती पर जन्म लेना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि पंजाब की जमीन दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि है। उन्होंने अफसोस जताया कि पिछली सरकारों की नाकामी के कारण राज्य के युवा बेहतर भविष्य की तलाश में अन्य देशों की ओर पलायन करने को मजबूर थे। भगवंत मान ने कहा कि अमेरिका से सामूहिक वापसी हम सभी के लिए आंखें खोलने वाली है और अब हमें गैर कानूनी तरीके से विदेश नहीं जाना चाहिए, बल्कि राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की नशे के खिलाफ मुहिम का सबसे प्रभावशाली तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करने से युवाओं की ऊर्जा खेल के मैदान में लगती है। भगवंत मान ने आगे कहा कि खेलों में व्यस्त युवा नशे की ओर देखने का समय भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि वे अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। राज्य के लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना से संबंधित पोर्टल शुरू करके एक बड़ा कदम उठाया गया है। आशीर्वाद योजना को सुचारू और पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। इस पोर्टल के माध्यम से गरीब परिवार घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी नवीनतम ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों को आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। इस प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए एक यूजर फ्रेंडली पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे लाभार्थी बिना किसी परेशानी के अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। राज्य के विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सत्र और गैर सत्र दिनों के दौरान विद्यार्थियों के लिए पंजाब विधानसभा के दौरे की उचित व्यवस्था की जाए। संधवा ने कहा कि उनकी कोशिशों का सकारात्मक परिणाम तब देखने को मिला जब वर्ष 2022 के सत्र के दौरान 155 विद्यार्थियों ने विधानसभा की वास्तविक कार्यवाही देखी और 900 विद्यार्थियों ने गैर सत्र दिनों में दौरा किया। इसके बाद वर्ष 2023 में सत्र के दौरान 990 विद्यार्थियों और गैर सत्र दिनों में 1157 विद्यार्थियों ने विधानसभा का दौरा किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 के सत्र के दौरान 998 विद्यार्थियों ने पंजाब विधानसभा का दौरा किया, जबकि गैर सत्र दिनों में 2320 विद्यार्थियों ने विधानसभा परिसर का भ्रमण किया। स्पीकर ने विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की और कहा कि पंजाब विधानसभा सचिवालय में विद्यार्थियों के साथ संवाद करना उनके लिए बहुत ही खुशी की बात रही।
पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2024 तक राज्य भर में 4,474 सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल स्थापित किए गए हैं। 34 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पीवी पैनल लगाए गए हैं। छतों पर लगाए गए ये सोलर पैनल वार्षिक 4.9 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रिड से जुड़े ये सोलर पैनल उपभोक्ता स्तर पर बिजली उत्पन्न करते हैं, जो वितरण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। इन पैनलों से उत्पन्न बिजली मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करने में भी सहायता करती है, जिससे PSPCL को बिजली नियामक आयोग द्वारा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा खरीद संबंधी जिम्मेदारियों के लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। ग्रिड से जुड़ा ये सिस्टम दिन के समय बिजली उत्पन्न करता है और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस भेजता है। ये विशिष्ट पहल ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि सोलर तकनीक अपने विभिन्न लाभों के कारण नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे पसंदीदा स्रोत बन गई है। अमन अरोड़ा ने कहा कि सोलर पीवी सिस्टम न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है। उन्होंने कहा कि इन पैनलों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा के प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी के लिए 1 वर्षीय प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में किया गया। अकादमी में हरियाणा के 110 अधिकारियों का एक बैच अपना 1 साल का प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने की और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एक निष्पक्ष कानूनी प्रणाली के आधार के रूप में न्यायिक सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता जरूरी है। Understand the art of advocacy, that how confident they are sometimes when they try to, for them they have to argue for their client, but that makes you wise, that there has been some different viewpoint also, and there are lawyers who are capable to take up that viewpoint. So please give them respect. The members of the bar, they are officers of the court. When you find somebody is misleading, when you find somebody is trying to broke it, give the befitting reply, but that befitting reply should come through your judicial orders. You will not indulge and exchange arguments in court with them. You need not, you are official, you with calm mind, you can, and whenever you find that there is something, somebody has really न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि कानूनी प्रणाली की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सुलभ न्याय की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया और न्यायिक कार्यवाही में क्षेत्रीय बोलियों को शामिल करने का आग्रह किया। समारोह के दौरान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति डॉक्टर शेखर धवन सेवानिवृत्त की पुस्तक माई जर्नी का विमोचन न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा किया गया। यह पुस्तक एक सूक्ष्म संस्मरण है, जिसमें अधीनस्थ स्तर पर एक न्यायिक अधिकारी के रूप में और उसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी 40 साल की यात्रा का विवरण दिया गया है, जो उनके शानदार करियर से मूल्यवान विवेक और अनुभव प्रदान करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। ये महोत्सव 24 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश के कोने कोने से जनजातीय कलाकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। आदि महोत्सव का उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का उत्सव मनाना और उसे प्रदर्शित करना है। उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 10 सालों में जनजातीय समाज को मुख्यधारा का हिस्सा बनाने के अनेकों कार्य हुए हैं। जनजातीय बजट में कई गुना इजाफा हुआ है। समकाली भाषा को 8वें अनुसूची में जगह मिली है। जनजातीय गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। बच्चों के लिए छात्रावास जैसी सुविधाएं विकसित हुई हैं। जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाया गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट बजट 5 गुना बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया है। वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा स्थापित किए गए हैं। संथाली भाषा को संविधान की 8वें अनुच्छेद में शामिल करने का अपने प्रयास को याद करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश में जनजातीय लोगों की परंपराएं और जीवन शैली देश की संस्कृति को समृद्ध करती है। आदिवासी समाज का उत्थान होगा तभी देश विकसित होगा। महोत्सव में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगाए गए हैं जो वहां की खाद्य परंपराओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।